नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार की राह में। और मैं रोहित तेवतिया आपका स्वागत करता हूं अपनी इस नई क्लास में। भूगोल हम पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। पिछली क्लास में हमने वर्षा के बारे में पढ़ा था, आर्द्रता के बारे में पढ़ा था और हमने संघनन के बारे में पढ़ा था। आर्द्रता वायुमंडल की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जल की मात्रा वायुमंडल में गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यदि वही गैसीय अवस्था पानी के रूप में, बूंदों के रूप में यदि सतह पर वापस आ जाती है तो इस क्रिया को हमने संघनन कहा था। संघनन कई प्रकार से होता है, जैसे कोहरे के माध्यम से, कुहासा के माध्यम से, ओस के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से। ये सारी क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जब जल की मात्रा गैसीय अवस्था में होती है, उसको परिवर्तन करके द्वारा पानी के रूप में हमें प्राप्त हो, उसको हम संघनन कहते हैं। जब हमने वर्षा के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि वर्षा 3 प्रकार की पाई जाती है। मतलब उस जल को वापस सतह पर आने के लिए 3 प्रकार से क्रियाएं होती हैं। एक पर्वतीय वर्षा पढ़ा हमने, जो पर्वत के आसपास में होती है। एक हमने संघनीय यानी संवहनीय वर्षा के बारे में पढ़ा था और एक पढ़ा था चक्रवातीय वर्षा के बारे में। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था और उसके बाद कुछ फैक्ट पढ़े थे। और फैक्ट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए बोल दिया था कि जिसको भी इनके क्वेश्चंस के आंसर पता हो वो कमेंट्स में मुझे बताए। तो एक कमेंट्स मुझे ऐसा मिला जिसमें भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न था कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्रश्न जो घर के लिए दिया गया था वह था कि सूर्य के केंद्र, जिसको हम कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं, उसका तापमान कितना होता है। तो उसका तापमान जो है, उसका जवाब जो है वह है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जिसका जवाब हमें दिया सुजल तेवतिया ने। बहुत अच्छा लगा, आप क्लास ले रहे हैं, आप क्लास के जवाब, जो प्रश्न हैं उनके जवाब कमेंट्स में दे रहे हैं। आप रेगुलरिटी बनाए रखें, क्लास के साथ लगे रहें। हम आगे के नए टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। जो प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन पर ही चर्चा करेंगे। और साथ के साथ रिवीजन के लिए एक रिवीजन जो हमने अपने वीडियोस में इंक्लूड किया है पार्ट, वो भी अब हर क्लास में हम उसको लाते रहेंगे, जिससे कि पीछे का हम कुछ भी ना भूलें और आगे का हम सीखते रहें। यही क्रम चालू रहेगा और आने वाले समय में हम इसको और अच्छे से आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चक्रवात, जिसको साइक्लोन भी कहा जाता है। आज थोड़ा सा चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं कि चक्रवात क्या होता है, कैसे आता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किस किस नाम से चक्रवात को बुलाया जाता है। ऐसी बहुत सारे प्रश्न चक्रवात से आते हैं। आज उन सब का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर रिवीजन के तौर पर जो फैक्ट्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे और याद करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास चक्रवात के साथ। चक्रवात एक ऐसी मौसमीय घटना है जो वायुमंडल में जब देखी जाती है जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं। तो वहां पर एक ऐसी घटना बनती है कि उन हवाओं के बीच में हमें निम्न वायुदाब देखने को मिलता है और उनके बाहर हमें उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसको हम देखेंगे। देखिए, हमारे दिमाग में चक्रवात का नाम लेते के साथ सबसे पहले क्या आता है मैं वो दिखाता हूं। एक इस तरीके की आकृति हमें चक्रवात के रूप में दिखाई देती है, जो ऐसे जिसको ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके दिखता है। हॉलीवुड की मूवीज में हमने देखा होगा, वहां पर बहुत चक्रवात दिखाए जाते हैं। दरअसल क्या होता है, हमने वो चक्रवात उन मूवीज में इसलिए देखे हैं कि वहां पर ज्यादा आते हैं। जैसे यूएसए, मैक्सिको, इस इन महाद्वीपों पे ज्यादा चक्रवात देखने को मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आज की क्लास में। तो ये तो एक शेप है जो हमारे दिमाग में आती है। दूसरा,
चक्रवात जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए यह क्या है, यह चक्रवात का वह मध्य बिंदु है जहां पर हमें निम्न वायु दाब यह देखने को मिलता है, जिसे लो प्रेशर कहते हैं। अब इसके पास कुछ रेखाएं देखने को मिलती हैं। इस तरीके की रेखाएं देखने को मिलती हैं। दरअसल ये हवाएं हैं और इन रेखाओं को आइसोबार कहा जाता है। ये जो मिड पॉइंट देख रहे हैं इसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। यहां पर कैसा प्रेशर देखने को मिलता है, यहां पर निम्न वायु दाब देखने को मिलता है। ये मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। यहां पर निम्न वायु दाब देखने को मिलता है। अब मैं जो इन रेखाओं की बात कर रहा हूं, इन रेखाओं को आइसोबार कहते हैं। आइसोबार होता क्या है, यह समान वायु दाब वाले क्षेत्र को आपस में जोड़ती हैं। ये रेखाएं क्या कर रही हैं, देखो ये जो क्षेत्र है ना जो हमें दिखाई दे रहा है, ये इसको यह आपस में जोड़ती है और हर आइसोबार को नंबर दिया जाता है, जैसे 5, 15, 50, 100। ये क्या है, ये वायु दाब को दर्शा रहा है। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये इस क्षेत्र के वायु दाब को दर्शा रहा है। तो ये मैंने एक चक्रवात का मैप बनाया है, एक चक्रवात की आकृति बनाई है, जिसके मध्य में क्या है, निम्न वायु दाब है। और यदि हम इसके बाहर देखें, यहाँ पे बाहर वाले आइसोबार पे देखें, तो यहाँ पर हमें उच्च वायु दाब देखने को मिलता है। तो वायुमंडल की एक ऐसी घटना जिसके मध्य में निम्न वायु दाब देखने को मिले और जिसकी बाह्य सतह पर उच्च वायु दाब देखने को मिले, उसको हम चक्रवात कहते हैं। यदि हम चक्रवात की दिशा की बात करें तो मैं ग्लोब पे बताता हूं आपको चक्रवात की दिशा के बारे में। देखिए यह अपना ग्लोब है और यह है अपनी भूमध्य रेखा। तो यदि मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी यह हमें यहां पे ऐसे देखने को मिलेगी। इस तरीके से यहां पर जो हवाएं हैं वो ऐसे अंदर की तरफ आती हुई दिखेंगी, जिसको हिंदी में वामाव्रत भी कहते हैं और इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का मैंने इसकी दिशा बताई है आपको। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, अंदर की तरफ हमें हवा आती हुई दिखाई देती है, या इसके हवा के चलने की दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे वामाव्रत भी कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती हैं इस तरीके से। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में यह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध है।
तो इसे हम याद रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध, देखिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की चलने की दिशा क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में होती है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम वामाव्रत भी कहते हैं। देखिए यह दोनों शब्द हमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों में याद रखने होंगे, क्योंकि ऑप्शन में यह हिंदी में भी लिखा आता है और यह ऑप्शन में इंग्लिश में भी लिखा आता है। और यदि मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, तो यह क्लॉकवाइज चलती हैं, और हिंदी में इसे दक्षिणाव्रत बोलते हैं। यह हमारे चक्रवात की दिशा को दर्शाता है। अगर आप यहां पर भी देखना चाहें तो मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से यहां पे होगी अंदर की तरफ, और यहां पे ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो दिशा हो गई, लो लिखा हुआ था हमने तो यहाँ पे, चलो लिख देते हैं। चक्रवात की दिशा हमने दोनों पढ़ लिए हैं, आप लोग ये समझ गए होंगे। एक क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज, और इसको अब आप समझ जाइए, मैं सिर्फ बोल के बता देता हूं। एंटी क्लॉकवाइज होती है उत्तर में, और क्लॉकवाइज होती है अपने दक्षिण में। यहां पर एक साइक्लोन दिखाया गया है, इस तरीके की इसकी एक्चुअल में शेप होती है साइक्लोन की। और यदि यह साइक्लोन हमारा उत्तरी भाग में आया हुआ होता, तो ये जो हवाएं हैं ये अंदर की तरफ हमें जाती हुई प्रतीत होती, इस तरीके से। और यही साइक्लोन अगर दक्षिणी भाग में आया हुआ होता, तो यह हमें इस तरीके से बाहर निकलती हुई दिखाई देती, इस तरीके से। तो ये दोनों शेप हमने यहां पे समझ ली। अब हम देखते हैं कि चक्रवात होते कितने प्रकार के हैं। मैं आपको चक्रवात के प्रकार बता देता हूं। मुख्यतः चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दो प्रकार के चक्रवात हमें देखने को मिलते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, यह हमें 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी भाग में देखने को मिलते हैं। और यदि मैं शीतोष्ण चक्रवात की बात करूं, तो यह 35 से 60 डिग्री उत्तर में और 35 से 60 डिग्री दक्षिण में देखने को मिलते हैं। समझने के लिए हम एक ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पे भूमध्य रेखा खींचते हैं, क्योंकि यह हमें 0 डिग्री शो करेगी। अब पहली रेखा हमने मान ली ये
10 डिग्री उत्तर में स्थित है और यह 10 डिग्री दक्षिण में, और ये इसको सीधा 30 मान लेते हैं, और यह अपनी 30 मान लेते हैं, और यह अपनी 60 मान लेते हैं। 60 डिग्री और 60 डिग्री ये हमारी कर्क रेखाएं हैं, जिन्हें हम लेटी हुई रेखा भी कहते हैं, और पश्चिम से पूरब की तरफ खींची हुई रेखाएं भी इन्हें कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा अभी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वह 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है। यानी इस क्षेत्र में उत्तर में और इसी क्षेत्र में दक्षिण में हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलता है। यहां पर हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यह क्षेत्र भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और मैंने बताया 35 से 60 के बीच, तो यही मान लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला जो क्षेत्र है यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए जाना जाता है। यह वाला क्षेत्र ये किस लिए है? यह है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो प्रश्न कैसे बनाएगा? प्रश्न बनेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कितने डिग्री अक्षांश से इतने डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है, और ऑप्शन में आपको उल्टे सीधे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि 30 से 60 डिग्री उत्तर की ओर, या 10 से 45 डिग्री उत्तर, या 30 से 45 डिग्री दक्षिण। तो हालांकि दोनों ही भागों में मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी मेजर क्या होगी? वह होगी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि यह जो बीच की जगह रह गई है, जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास है, यहाँ पर चक्रवात देखने को नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में हमें चक्रवात देखने को नहीं मिल रहा है। इस वाले क्षेत्र में इसका रीजन क्या है? देखिए मैंने बताया था चक्रवात आने का कारण क्या है। जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो वहां के वातावरण में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर तो गर्म हवाएं ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो किरणें पड़ती हैं पूरे दिन तगड़ी वाली गर्मी पड़ती है, लेकिन 4 से 5 बजे के बीच में यहाँ पे मौसम इतना ज्यादा शुष्क हो जाता है कि बारिश पड़ जाती है। अधिकतर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में 4 से 5 बजे के बीच में भारी बारिश देखने को मिलती है, जिस कारण यहाँ पर चक्रवात की घटना घटित नहीं हो पाती। बाकी इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर चलने पर हमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं, और थोड़ा ऊपर चलने पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं। चक्रवात की दिशा हमने जान ली, चक्रवात की स्थिति हमने जान ली है कि कहां पर देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी से और फैक्ट हम चक्रवात के बारे में लेके आए हैं। देखिए अगर मैं स्थिति की बात करूं तो अभी अभी मैंने बताया था कि इसकी स्थिति है ब्लैक। वो क्या रहा है भाई यार?
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति हमने देखी 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में, या 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण में। यह दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है। यदि मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वह किस वजह से आते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वह हमें समुद्र में, महासागरों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये समुद्र में देखने को मिलते हैं। समुद्र में देखने को मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समुद्र जहां पर यह चक्रवात आएंगे वहां पर समुद्र की गहराई लगभग 70 मीटर तो होनी ही चाहिए। यदि उससे कम गहराई है तो यह चक्रवात वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो गहराई है उस समुद्र की वह लगभग 70 मीटर तो होनी ही चाहिए। और अगर तापमान की बात करें कि उस जगह का तापमान कितना होना चाहिए, तो तापमान तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए कम से कम। इतना तापमान, इतनी गहराई, और सिर्फ समुद्र में ही देखने को मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यदि मैं स्रोत की बात करूं तो इसका जो स्रोत है वह है गुप्त ऊष्मा। यह प्रश्न पूछा जाता है जी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से क्या है, तो हमारा जवाब होगा गुप्त ऊष्मा। यदि आकार की बात करें कि कितने बड़े आकार में यह चक्रवात आते हैं, तो हम देखेंगे कि यह 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक बड़े होते हैं। बहुत ही जल्दी ये आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी तबाही मचा के चले जाते हैं। तो 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच की इनकी आकार, बीच का आकार होता है। यहां पे आकार लिख रहा है, ये आकार है। ठीक है, अगला देखते हैं दिशा। किस दिशा में आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात? मैंने बताया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ यह चलते हैं। तो हम बताएंगे यहां पे इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए हमारी जो क्लास आ रही है पिछले 2-3 दिन से, मेरा जो जोर है ना, मेरी जो जोर है वो बस यही है कि मैं बस फैक्ट्स आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि डीपली अभी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम पढ़ा हुआ है। और जो भी नए जुड़े हैं वो भी हमसे जुड़े रहे। हम और धीरे धीरे क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो फोकस है वह यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए है। तो हमारा जो अभी फोकस रहने वाला है पढ़ाई को लेके वो यही रहेगा कि हम सिर्फ फैक्ट्स पर ही ध्यान दें ज़्यादा। तो ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। यदि हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में, भारत के बारे में बात करें कि भारत में यह कब से कब देखने को मिलता है, तो भारत में अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच की जो समय होता है, इस बीच में जो आंधी, तूफान और बारिश देखने को मिलती है वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की वजह से ही देखने को मिलती है। तो यदि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति भारत के सापेक्ष में देखी जाए, यदि मैं भारत के सापेक्ष में इसकी बात करूं तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अप्रैल से लेके नवंबर के बीच
जितनी भी घटनाएं होती हैं बारिश की, आंधी की, वो सब, जो लू वगैरह चलती हैं, वो सब क्या हैं, वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम दिशा समझ रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो किस तरफ से आएंगी, अरब अरब सागर की बंगाल की खाड़ी की तरफ से यह चक्रवात हमारे देश में प्रवेश करता है और अरब सागर की तरफ जाके खत्म हो जाता है। तो यदि यह चक्रवात हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हमारे किस तट पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, यह हमारे पूर्वी तट पे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं इनको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। फिर पश्चिमी तट पर पहुंचते पहुंचते ये शांत हो जाता है और पश्चिमी तट पर यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। दरअसल यह प्रश्न पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस दिशा में या किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये पूर्व की तरफ से ही भारत में प्रवेश करता है। अच्छा, जो चक्रवात है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हर देश में इसके लिए एक अलग नाम है। जैसे कहीं पे इसको टार्नोडो बोलते हैं, कहीं पे चक्रवात ही बोलते हैं, और कहीं पे इसके लिए विली विली बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं लिख के लाया हूं, मैं आज आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। ज्यादातर देशों में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे हरिकेन, हरिकेन प्रश्न आएगा, सीधा प्रश्न आएगा कि हरिकेन नामक साइक्लोन या हरिकेन नामक चक्रवात किस क्षेत्र में या किस देश में सबसे ज्यादा आता है या किस देश में देखा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हरिकेन आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्लस मैक्सिको, मैक्सिको में आता है। यदि इसकी रफ्तार की बात की जाए तो यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे बड़ा चक्रवात है, सबसे बड़ा चक्रवात। इस क्षेत्र में जितने भी चक्रवात आते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी चक्रवात आएंगे उनमें यह सबसे बड़ा चक्रवात होगा। ये अटलांटिक ओशियन से यूएसए और मैक्सिको में सीओ सी है भैया, ये मैक्सिको में एंटर करता है। यदि मैं साइक्लोन की बात करूं कि चक्रवात को साइक्लोन के नाम से किस देश में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है भारत में। हम लोग इसे चक्रवात के नाम से भी बुलाते हैं। देखिए, हम लोग इसे चक्रवात के नाम से बुलाते हैं इसीलिए हमने टॉपिक का नाम ही चक्रवात रखा। यदि इसी टॉपिक को यूएसए में पढ़ रहे होते तो शायद हरिकेन इसका नाम होता या टॉर्नेडो। ये जो हम लास्ट वाला देख रहे हैं ना, टॉर्नेडो, ये ये भी यूएसए में देखने को मिलता है। चलो इसको पहले ही बता देते हैं, टॉर्नेडो भी यूएसए में देखने को मिलता है और यह एक बहुत खतरनाक चक्रवात है यूएसए का। इसकी स्पीड जो देखने को मिलती है, इसकी रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा की देखने को मिलती है। और यह छोटा चक्रवात होता है। देखिए, इतनी खतरनाक तरीके से कोई हवा यदि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वह जिस क्षेत्र से गुजरेगी वहां पर तबाही मचाती हुई चली जाएगी। जैसे अभी मैंने हरिकेन के बारे में बताया कि यह सबसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सबसे बड़ा चक्रवात है, उसी प्रकार टॉर्नेडो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सबसे छोटा चक्रवात है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे छोटा चक्रवात।
यह सबसे छोटा चक्रवात है। टाइफोन की बात करें तो चक्रवात को टाइफोन के नाम से चीन में जाना जाता है, चाइना। चीन ही लिख देते हैं जी, कभी कभी ऐसा होता है ना, राइटिंग समझने में दिक्कत होती है। तो टाइफो चीन में जाना जाता है, और टाइफोन है ये, टाइफोन, और टाइफो जापान में। एक ही चक्रवात है, बस नाम बदल दिया गया है। ये प्रशांत महासागर से उठता है और चीन और जापान दोनों को इफेक्ट करता है, दोनों पे प्रभाव डालता है। लेकिन चीन के लोग इसे कुछ और नाम से बुलाते हैं और जापान के लोग इसे कुछ और नाम से बुलाते हैं। चीन के लोग इसे टाइफोन के नाम से और टाइफो के नाम से जापान के लोग बुलाते हैं। एक ही जापान, एक ही चक्रवात है, और यह किससे, प्रशांत महासागर से इन दोनों देशों में एंटर करता है। विली विली की बात करें कि विली विली चक्रवात किस क्षेत्र में या किस देश में देखने को मिलता है, तो यह मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। यदि आप इनमें से सबसे महत्वपूर्ण चक्रवात का नाम याद रखना चाहते हैं तो टॉर्नेडो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक है ये और सबसे छोटा है। ये महत्वपूर्ण है, हरिकेन महत्वपूर्ण है, और विली विली महत्वपूर्ण है। ये तीन नाम तो आप याद कर लीजिए। जबकि टॉर्नेडो और हरिकेन एक ही देश से हैं, यूएसए से, तो यह याद करना आसान रहेगा। और विली विली ऑस्ट्रेलिया से है, आप इसको याद करें। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि मैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करूं तो मैंने बताया था यह चक्रवात कहां पर आता है। यह चक्रवात आता है 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर में और 35 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण में देखने को मिलता है। तो यदि इसकी स्थिति की बात करें हम लोग, तो 35 से 60 डिग्री उत्तर एवं 35 से 60 डिग्री दक्षिण। कोशिश तो बहुत करते हैं राइटिंग साफ लिखने की, लेकिन गलत लिख ही जाता है, गंदा गंदा। ठीक है, उत्पत्ति की बात करें तो देखिए, यहां पे सबसे ज्यादा मैंने बताया था गर्म और ठंडी हवा वाला, तो यहां पे तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र कैसा है, ठंडा क्षेत्र है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भूमध्य रेखा से गर्म हवाएं उठ के चलेंगी, वो किस तरफ चलेंगी, वो शीतोष्ण की तरफ चलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हल्की हवा, गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और ठंडी हवा यानी भारी हवा नीचे की तरफ आती हैं। अब ध्रुवों से हवा आ रही है और भूमध्य से हवा आ रही है, ये आपस में कहाँ टकराएगी, यह शीतोष्ण क्षेत्र में टकराएगी। और तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठंडी व गर्म हवा के मिलने से। ठंडी व गर्म हवा के मिलने से, और इसी इसी कंडीशन को एक नाम दिया गया है, वाताग्र। यदि आपसे पूछा जाए कि वाताग्र क्या है, तो हम बोलेंगे कि शीतोष्ण क्षेत्र में ठंडी व गर्म हवाओं का आपस में मिलना वाताग्र कहलाता है। इससे होता क्या है, इससे यहाँ पर चक्रवात का चक्रवात पैदा होते हैं। और जब हमने चक्रवाती वर्षा के बारे में बात करा था, तो मैंने सेम यही रीजन आपको बताया था कि वहां पर चक्रवाती वर्षा होती क्यों है, वो यही रीजन बताया था, क्योंकि वहां पर चक्रवात आते हैं। किस वजह से, वाताग्र की वजह से। वाताग्र होता क्या है, यहाँ पर ठंडी व गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं और एक ऐसी वायुमंडलीय घटना उत्पन्न होती है जिसमें लगातार बारिश होती है, धीमे धीमे बारिश होती है, लेकिन लंबे समय तक बारिश हम यहाँ पर होती है। मैंने यह भी आपको बताया था। यदि इसके आकार की बात करें तो यह बहुत बड़े आकार में देखने को मिलता है। यह 1000 किलोमीटर से लेके, यह चक्रवात 1000 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। दिशा की बात करें तो दिशा हमने जानी है कि चाहे ये उत्तर में हो या दक्षिण में हो, ये पश्चिम से
पूर्व की दिशा में रोटेट यानी घूमता है। तो इसका जवाब होगा पश्चिम से पूर्व। ये वही प्रश्न, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट, वही फैक्ट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, अंदर का कुछ भी नहीं समझा रहा हूं कि आखिर क्यों बनता है, क्यों पूर्व से पश्चिम की ओर है, इसके ऊपर भी मैंने ज्यादा बात नहीं की। ये तो मैंने बताई दी आपको स्थिति के बारे में। हम सिर्फ वही फैक्ट्स पढ़ेंगे अब जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आकार की बात हमने की, 1000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर का इसका आकार रहता है। अगर हम इसकी गति की बात करें, तो यह 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की गति मैंने बताई थी कि कुछ ऐसे हैं जिनकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, कम से कम इतना ही रहता है, 100 से 120 के बीच में। और जो मैक्सिमम बताई थी वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक गई थी। यदि हम शीतोष्ण चक्रवात की बात करें तो 30 से 50 किलोमीटर के बीच का ही रहता है, लेकिन ये लंबे समय तक चलता है। वह चक्रवात क्या थे उष्णकटिबंधीय वाले, वो जल्दी आते हैं, तबाही मचाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये धीमे धीमे आते हैं और काफी लंबे समय तक रुकते हैं और ज्यादा तबाही भी ये नहीं करते। यदि भारत की बात करें कि भारत में यह चक्रवात कब किस समय देखने को मिलता है, तो दिसंबर से फरवरी के बीच की जो बारिश देखने को मिलती है वह हमें शीतोष्ण चक्रवात की वजह से ही देखने को मिलती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि भारत में जो दिसंबर से फरवरी के बीच की बारिश होती है वह शीतोष्ण चक्रवात की वजह से होती है। ये भारत में एंटर किस तरफ से करेगा, ये वाला चक्रवात, यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र से यानी गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से भारत में एंटर करेगा और कहाँ किधर निकलेगा, उसके बाद ये अपने पूरब की साइड में चला जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि शीतोष्ण चक्रवात भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, तो वह होगा पश्चिमी भाग, क्योंकि पश्चिमी भाग से ही भारत में एंटर करेगा। यह हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब बात करते हैं प्रति चक्रवात की। जैसे कि नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन, यानी चक्रवात का उल्टा। चक्रवात में जो उसका मध्य भाग था जिसे हम आंख कहते हैं, वहां पर निम्न वायुदाब होता था और उसके बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता था। यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका विपरीत हो जाएगा, इसकी आंख में उच्च वायुदाब देखने को मिलेगा और बाहर की तरफ निम्न वायुदाब देखने को मिलेगा। देखिए, चक्रवात में जो जहां पर निम्न वायुदाब होता है वहां पर मौसम साफ होता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चक्रवात के किस क्षेत्र में साफ मौसम देखने को मिलता है, तो वह उसके आंख में होता है। वहां पर बारिश नहीं होती है, वहां पे कोई ऐसी खतरनाक घटना नहीं होती है। तो प्रति चक्रवात की बात करें तो इसके वायुदाब की बात करें तो इसके केंद्र में हमें उच्च वायुदाब देखने को मिलता है और इसके बाहर निम्न वायुदाब देखने को मिलता है। दिशा की बात करें तो इसकी दिशा भी बदल जाती है। जैसे हमने चक्रवात की बात की थी कि उत्तरी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज होती है, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगी। यदि मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, यह बिल्कुल उल्टा हो जाएगा चक्रवात से। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त बोलते हैं हिंदी में। और यदि मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो इसकी दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत। यह इसकी दिशा हो गई। यदि आकार की बात करें तो ये बहुत बड़े आकार में देखने को मिलते हैं। ये 9000 किलोमीटर तक का आकार कवर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह नुकसान
नहीं देते हैं, यह बहुत ही मतलब इतने नुकसानदायक यह नहीं होते हैं। और जब भी पृथ्वी चक्रवात देखने को मिलेगा तो उस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। पृथ्वी चक्रवात में अपना इतना ही है। चक्रवात में हमने पढ़ा, पृथ्वी चक्रवात में हमने पढ़ा, उनकी स्थिति को समझा, कब आता है कारण समझा। आज के फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है रिवीजन का कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि रात की रानी के बारे में कि यह है अपना चंद्रमा। चंद्रमा को और किस नाम से जाना जाता है यह बताइए। चंद्रमा, कल भी मैंने बताया था कि चंद्रमा के बहुत सारे नाम हैं, तो एक तो अपना भी यहां पे आ गया है। बाकी जो भी 2 या 3 नाम हमने पिछली क्लास में बताए थे उन्हें आप अब कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। अगला फैक्ट्स है कि नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रह में से एक ग्रह ऐसा है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो वह है अपना शनि। स्क्रीनशॉट जरूर लें, रिवाइज जरूर करें। ये वही क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम्स हमारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रश्न है कि यह सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। यह सबसे पहले किसने बताया? यह हमारे खगोलविद कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक या किस खगोलविद ने नापी थी? वह थी इरेटोस्थनीज। और जब इरेटोस्थनीज का नाम आ ही गया है तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे। मैंने कहा था सबसे महत्वपूर्ण नाम है इरेटोस्थनीज। जब शुरुआत हुई थी क्लास की तब से ही मैं बता रहा हूं कि इरेटोस्थनीज के नाम के जितने भी खोज हैं, जितने भी आविष्कार हैं, उन्हें आप एक पेज पे लिख लें, जिससे कि बार बार ये हमारा रिवाइज होता रहे। जब भी हम पेज खोलें तो हमें याद हो जाए। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? वह ग्रह जिस पे हम जीवन तलाश रहे हैं वह है अपना मंगल ग्रह। हेली धूमकेतु का आवर्त काल है। हर धूमकेतु के वापस आने की एक तिथि, एक समय निश्चित होता है कि वह इतने समय बाद अवश्य आएगा। ऐसे ही एक हेली धूमकेतु है जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। हमने इसके बारे में यह भी बताया था कि पिछली बार कब आया था और यह भी बताया था कि यह अगली बार कब आएगा। कुछ प्रश्नों के जवाब आप ही कमेंट्स में देंगे, क्योंकि यह जो रिवीजन है यह आपके लिए है, ना कि मैं अब आपको बताऊंगा। आपने जितने भी क्लासेस ली हैं, जितने भी नोट्स बनाए हैं, उसके आधार पर अब आप लोग इसका जवाब देंगे। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और यहीं से विभाजन हुआ है आंतरिक ग्रहों का और बाह्य ग्रहों का। जिन आंतरिक ग्रहों में हमने 4 ग्रहों को रखा और बाह्य ग्रह में 4 ग्रहों को रखा। आंतरिक ग्रहों को पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं और बाह्य ग्रहों को बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, जिसे हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं? प्रश्न यह भी आता है कि सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो अपना जवाब है क्रीट। यह प्रश्न मैंने कल भी आपसे पूछा था, लेकिन कोई भी जवाब मुझे नहीं मिला कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, जिसमें दोनों इंक्लूड हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो उसका जवाब है 7। हमने निम्न की बात भी की थी। शायद आप लोग इतने ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, जो आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, पढ़ना जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यदि आप इस
उम्मीद से बैठे हैं कि अभी बहुत टाइम है, और जब हमें सूचना मिलेगी कि इस तारीख को या इस महीने में दोबारा परीक्षा होगी, हम तब बैठेंगे। तो मैं आपको बता दूं, उस समय तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से और बहुत लगन से पढ़ रहे हैं। आपको अपने आसपास के उन बच्चों को नहीं देखना जो नहीं पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये भी नहीं पढ़ रहा है, ये भी नहीं पढ़ रहा है, वो भी नहीं पढ़ रहा है, पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, और वो बहुत ही ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहे हैं। आपको वो घूमते फिरते दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में दुबक के वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और वो परीक्षा को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें इंतज़ार नहीं है कब डेट आएगी। इसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, आप इंतज़ार मत कीजिए तारीख का या महीने का, उस सूचना का इंतज़ार मत कीजिए कि वह सूचना कब आएगी। आप अभी से तैयारी में लग जाइए। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम पवनों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आप क्लास में बने रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।